सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। टीवाईबी को मैनेजमेंट अकाउंट का एक और नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज फर्स्ट लेक्चर में हम उसके मेथड देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान में रखने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और हमें क्यों ये बनाना है, मतलब तैयार करना होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो है एक स्टेटमेंट जिसमें हमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। तो स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड एज अ रिजल्ट द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में बिजनेस के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, केस का जो लिक्विडिटी होता है वो यहाँ पे पता चलता है इस स्टेटमेंट के थ्रू। और एट द एंड ऑफ द डेट, यानी कि ईयर एंड की डेट, फाइनल अकाउंट की डेट पे हमारा कैश बैलेंस जो है वो कितना है, वो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के अंदर यहाँ पे वर्ड यूज होता है कैश का, बट कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों चीज यहाँ पे आती है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है बैंक के ट्रांजेक्शन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बैंक से और कैश से कितने ट्रांजेक्शन से कंपनी या कोई बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो हुआ, यानी कि बिजनेस में कैश इतनी आई, और आउटफ्लो यानी कि इतना कैश गया, उसका जो रेशियो यानी कि उसकी लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे पता चलती इस स्टेटमेंट के थ्रू। बराबर, ये सारे जो है वो एनालिसिस वाले चैप्टर है, यानी कि बिजनेस के अंदर हमें ये एनालिसिस करना होता है कि कैश का कौन से टाइम पे कितना वैल्यू हमारे पास, बैलेंस हमारे पास था वो। बराबर, और इसका एस्टिमेशन से हम ये भी पता कर सकते हैं कि भाई कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा, यानी कि जब जरूरत पड़े तब कैश बैलेंस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो हम कहाँ से उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो सब इससे पता चलता है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमें यहाँ पे देखना है एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले था तो ये कंपलसरी नहीं था। बराबर, फिर कंपनियां जो थी वो अपने हिसाब से बना दी थी, बट फिर आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर इसकी एक गाइडलाइन प्रोवाइड की और कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन के हिसाब से अब हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाना कंपलसरी है। मतलब कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था, दो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आईसीएआई के द्वारा इश्यू किया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड की प्रोविजन को फॉलो करके हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंपलसरी प्रिपेयर करना है। क्लियर है?
तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 13 इट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज टू इम्प्लीमेंट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय दिस इंस्टीट्यूट। ये प्रोविजन तो है ही पहले, तो ये प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो इशू किया फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से वो कंपलसरी हो गया सब कंपनी के लिए। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है वो हमें तैयार करना है, तो ये कंपलसरी हो गया है। अब ये रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती है वो हमें सबसे पहले जानना होता है। सो ऑल कंपनीज इश्यू देयर एनुअल अकाउंट्स इंक्लूड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन देयर रिपोर्ट्स, ये हम कह सकते हैं अभी, बराबर। कि अब सारी कंपनी जो है उसके एनुअल अकाउंट्स के अंदर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है रिपोर्ट्स है वो कंपलसरी ऐड हो गया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड यानी कि AS3 द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर टू बी शोन अंडर 3 हेडिंग्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ओनली फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए दिया है, तो ये स्टैंडर्ड के अंदर हमें जो प्रोविजन दी है, जो गाइडलाइन दी है, जो रूल्स दिए वो फॉलो करने होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर एक रूल सबसे पहला ये है कि इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर जो भी है वो 3 चीज़ों के अंदर हमने यहाँ पे 3 हेडिंग के अंदर ये डिवाइड किया है। सबसे पहला है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है कंपनी के अंदर, तो सेल जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल होगा तभी तो कंपनी चलेगी, बराबर। तो सेल्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। मतलब देखा जाए तो प्रॉफिट मेकिंग मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स से ही प्रॉफिट होगा। तो सेल, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो है मतलब वर्किंग कैपिटल के जितने भी फैक्टर है वो सारे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होता है, बराबर। यानी कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट आती है सेकंड जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, एसेट्स में, बराबर। यानी कि परचेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कंपनी के पास ज़्यादा फंड पड़ा है तो वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा में, कोई अलग दूसरी कंपनी के शेयर्स ले लिया तो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 2 ही एक्टिविटी हम कवर करते हैं, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी के पास फंड कहाँ से आएगा, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट में, और फंड कहाँ से आया, तो फंड आने के लिए कंपनी के पास अलग अलग कई सारे रास्ते होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन एटसेट्रा, बराबर। तो ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर होते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पेड डिविडेंड, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर एटसेट्रा। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसको कंपनी ने यहाँ पे AS3 के अंदर क्या बता दिया, 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इसके अंदर ये 3 हेडिंग जो है वही आएगा, और ये 3 हेडिंग के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है, बराबर। तो चलिए आज समझते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से हमें बनाना है। तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट के 3 कॉलम रखे, किस कैसे तो समझते हैं। चलिए सबसे पहली एक्टिविटी हम यहाँ पे लिखेंगे जो थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या आता है, तो पहले से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से, पहले हम स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर कि इस ईयर में हमने प्रॉफिट कितना मिला है, तो वो हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 2 ईयर का हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रोवाइड किया हुआ होगा, बराबर, 2 साल का, लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट वाला जो ईयर है वो क्लोजिंग होगा, और इससे पहले का ईयर जो होता है वो होता है ओपनिंग। यानी मान लो कि 23-24 और 22-23 ऐसे 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, बैलेंस शीट दी है, तो 23-24 का जो है बैलेंस वो क्लोजिंग बैलेंस हुआ कि इस ईयर में हमने इतना प्रॉफिट मिला। इससे पहले 22-23 का प्रॉफिट जो है वो हो गया हमारा ओपनिंग। तो क्लोजिंग प्रॉफिट में से ओपनिंग प्रॉफिट हम माइनस करेंगे तभी पता चलेगा कि इस ईयर में ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट मिला। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉफिट जब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
तो इनके अंदर कई सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, कोई ऐसे एक्सपेंस जो हमने राइट ऑफ किया, जैसे गुडविल राइट ऑफ किया, तो इसके अंदर कैश का पार्ट कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ भी जो ट्रांजेक्शन है जो कैश का पार्ट नहीं है, उसका हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तब हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्या होता है, तो प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड करेंगे यहाँ पे, द आइटम सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। जो डेबिट साइड होती है हमारे P&L अकाउंट के अंदर, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया जो नॉन कैश आइटम है, फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन, बराबर। फिर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, रिजर्व, डिविडेंड, राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया। तो ये सब चीज़ें जितनी भी नॉन कैश आइटम्स है वो सब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, मतलब वो उससे हमारा जो प्रॉफिट कम हुआ है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो नॉन कैश, इससे कैश में कुछ फर्क नहीं होता है। तो ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ये हो गया डेबिट साइड। अब आता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड से भी हम ऐसी जो भी आइटम्स है, मतलब जो लिखी हुई है उसका कैश के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, मतलब उसका प्रॉफिट हम यहाँ इतना कम करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बराबर, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ से हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिया है खाली, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो ऑपरेटिंग में अंदर खाली क्या आया, जो एक्सपेंस और जो प्रॉफिट था, जो नॉन कैश आइटम थी वही आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस हुए पहले का प्रॉफिट, बराबर। तो भाई आपको समझ में आया, 3 कॉलम हमने क्यों रखे थे। पहला कॉलम जो है वो एडजस्टमेंट करने के लिए अमाउंट, और दूसरा कॉलम जो है वो हमें जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करने है उसके हम टोटल करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद जब फाइनल फिगर आएगा ये एक्टिविटी का, ये जो फाइनल फिगर हमारे पास आएगा उसको हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे, बराबर। ये एक्टिविटी हम कैलकुलेशन कर ले, ये सब एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इतना अमाउंट हमें प्रॉफिट में ऐड करना है, फिर यहाँ पे जो टोटल आएगा उसके अंदर से ये माइनस करना है, फिर ये अमाउंट आती है, बराबर। नेक्स्ट, अब ये प्रॉफिट आ गया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब क्या आता है, अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब इसमें देखते हैं, तो करंट एसेट डिक्रीज हुई तो ये, और इंक्रीज हुआ करंट लायबिलिटी। देखो करंट एसेट पहले देखते हैं, करंट एसेट डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, करंट एसेट मान लो कि स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट का पार्ट है, यस। तो स्टॉक जब कम होता है तो क्या होता है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। स्टॉक जब कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स हुआ, तो कैश इनफ्लो होता है, यानी कि कैश का जो भी वैल्यू है वो बढ़ता है, कैश इंक्रीज हुआ। और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में एक एग्जांपल लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, परचेस किया, परचेस किया तो स्टॉक बढ़ा, मतलब परचेस किया तो हमने गुड्स लिया और क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी, यानी इसका मतलब भी ये हुआ कि कैश इनफ्लो हुआ, गुड्स आया बट उसके सामने हमने कैश दिया नहीं है, अभी क्रेडिट परचेस हुआ, तभी तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लो इसका, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगी इसका मतलब हुआ कैश इनफ्लो, बराबर। तो ये दोनों चीजें, करंट एसेट डिक्रीज होता है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब होता है कैश इनफ्लो, बराबर। अब इसका रिवर्स है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसका मतलब होता है कैश आउटफ्लो। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से जो हम इनफ्लो होगा उसके टोटल में से जो आउटफ्लो होगा वो माइनस करेंगे। अभी याद कैसे रखना है, तो इसका सिंपल यहाँ पे एक समझते हैं कैसे याद रखना है। चलो लास्ट में वो समझाते हैं, पहले इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो ये पता चल गया, यहाँ पे पहले था यहाँ पे बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का प्रॉफिट। अब ये चेंजेस कैपिटल का जो भी ये आया वो हम प्लस करेंगे ये वैल्यू उसमें, और ये वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा। अब इसमें से ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स पेड किया है वो माइनस कर देंगे,
तो हमें पहला हेडिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम यहाँ पे लास्ट कॉलम में इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब सेकंड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए पहले ये समझ लेते करंट लायबिलिटी और एसेट वाला। तो आप तो देखो ये फॉर्मेट ही मैंने यहाँ पे बनाया वो समझना है। ये करंट लायबिलिटी और ये करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में याद रखना है इंक्रीज होता है तो क्या करना है प्लस, और डिक्रीज होता है तो माइनस। सेम उसका ऑपोजिट है करंट एसेट में, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, चलो अब कैसे इसको याद रखेंगे। तो आपको कोई एक ये याद रखना है, उसके बाद सारी आपको निशानी प्लस माइनस समझ में आ जाएगी। कैसे, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज क्या होता है प्लस। अब आपको ऐसे ही फॉर्मेट लिख लेना है रफ में कहीं, इंक्रीज प्लस, उसके बाद डिक्रीज क्या हो गया माइनस, सीधा इसका ऑपोजिट यहाँ पे कर दो। और एक एग्जांपल समझ लो कि जैसे करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दिया मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ता है तो कैश इनफ्लो होता है, मतलब इसका इंक्रीज होता है तो प्लस, अब इसका डिक्रीज तो क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, दो ही ट्रांजेक्शन है, सेल ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर परचेस फिक्स एसेट और परचेस इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, जब परचेस करते हैं फिक्स एसेट तो कैश क्या होता है आउटफ्लो, और सेल करते हैं तो कैश इनफ्लो। तो पहले हमें इनफ्लो लिखना है। इनफ्लो क्या होगा, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। पहले जो हमारे पास आएगा कैश वो लिखेंगे। अब इसमें से अगर जो हमने परचेस किया तो माइनस कर देंगे, बस खत्म हो गया ये हेडिंग। यहाँ पे जो भी आया वो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। अब नंबर थर्ड यानी तीसरा हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या देखा हमने, शेयर, डिबेंचर, लोन और डिविडेंड, ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब इसमें भी कैश इनफ्लो कब होगा, तो जब हम शेयर इश्यू करेंगे तो कैश आएगा, जब डिबेंचर इश्यू करेंगे कैश आएगा, बैंक लोन लेंगे तो कैश आएगा। तो ये हो गया कैश इनफ्लो, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। अब इसमें कैश आउटफ्लो कब होता है, डिविडेंड दिया तो कैश आउटफ्लो, प्रेफरेंस शेयर जो थे वो रिडेम्पशन किए, रिडीम किए तो आउटफ्लो, बैंक लोन रीपेमेंट किया तो आउटफ्लो, तो वो होगा माइनस, यानी कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। डिविडेंड पे किया तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी पहले कॉलम में एडजस्टमेंट करने के लिए वैल्यू लिखेंगे, इसका टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से इसका टोटल जो है वो माइनस करके फाइनल अमाउंट जो है वो लास्ट में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 3 जो हेडिंग थे वो तीनों हेडिंग का कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमने यहाँ पे समझा। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया तैयार। अब लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें हमने तीनों हेडिंग की अलग अलग सी वैल्यू निकाली, अब उसका हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए बी प्लस सी। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास तीनों का टोटल की हुई ए बी सी, उसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। कैश और बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस हो यहाँ पे ऐड करना है, बराबर। तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, जो हमें प्रोवाइड की होगी बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि हमें 2 ईयर के बैलेंस शीट दिए हैं। तो ओपनिंग जो होगा वो लास्ट ईयर का होता है ओपनिंग, और करंट ईयर का जो होगा वो क्लोजिंग, बराबर। तो यहाँ से हमें ये क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन कंप्लीट सही है या नहीं वो भी पता चल जाएगा जब आप स्टेटमेंट तैयार करोगे। ओपनिंग जो भी आंसर आएगा ABC का, उसका टोटल करके आप ओपनिंग उसमें ऐड करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, वो आपको मैच यहाँ पे होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कंपलसरी होता है सारी कंपनी के अंदर, उसके 3 हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मेथड यूज करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको ये जो फॉर्मेट है पूरा एक बार थ्रू आउट पढ़ लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसमें किस तरीके से वैल्यू फाइंड करके लाना है इधर वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेथड के समझने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव